हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 मानव संसाधन से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, इस योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। दूसरा है, इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। दूसरा है, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। तीसरा है, विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही नहीं है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। दूसरा है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। तीसरा है, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत कम लोग रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, एशिया और अफ्रीका में। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है।
दूसरा है संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है विश्व सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः दक्षिण मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। स्थलाकृति, खनिज, मृदा और जल। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। दूसरा है मैदानी क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। तीसरा है गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहना पसंद करते हैं। दूसरा है भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तीसरा है विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। चौथा है दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला कथन सही नहीं है। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध हो। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक कारक के कारण घने बसे क्षेत्र हैं? पहला है ओसाका, दूसरा है मुंबई, तीसरा है वेटिकन सिटी और चौथा है यरूशलेम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा।
आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक कारक के कारण घने बसे क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, येरूशलम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। दूसरा है, 1959 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब पहुंच गई, जिसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तीसरा है, 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी 4 अरब हो गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। अगला प्रश्न है, सन 1804 से सन 1999 में तेजी से जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। खाद्य आपूर्ति और औषधियों की उपलब्धता। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। दूसरा है, मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। तीसरा है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के कौन सा कारण? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या में कमी होती है। दूसरा है, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या स्थिर रहती है। तीसरा है, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या में वृद्धि होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो आप्रवास कहलाता है। दूसरा है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उत्प्रवास कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों। आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है और उत्प्रवास
जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देशों में आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशों में उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूडान। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देश में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अगला प्रश्न है, किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन क्या क्या जानने में सहायता करता है? पहला है, यह पुरुष और स्त्रियों की संख्या जानने में सहायता करता है। दूसरा है, ये पुरुष और स्त्रियों की आयु वर्ग जानने में सहायता करता है। तीसरा है, किसी पुरुष और स्त्रियां कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। चौथा है, किसी पुरुष और स्त्रियों की आय का स्तर और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जनसंख्या पिरामिड और आयु लिंग पिरामिड। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। दूसरा है, इसमें ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। तीसरा है, युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। चौथा है, इसमें कार्यरत आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन सही है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई गई है और जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों को संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर डैश है और ऊपर तीव्रता से डैश हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौड़ा सकरा। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, जापान के आधार पर पिरामिड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सकरा। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।